नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज ए पाइथन डेवलपर को डीएसए या फिर सिस्टम डिजाइन की प्रेपरेशन किस तरह से कर सकता है ताकि उसके लिए वो इंटरव्यूज में वो चीजें काम आ सके। एज ए पाइथन डेवलपर इवन आई नो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है डीएसए की प्रेपरेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे एज ए पाइथन डेवलपर किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था या फिर मैंने किन किन रिसोर्सेज को यूज किया था डीएसए और सिस्टम डिजाइन लर्न करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डीएसए के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि स्टार्टिंग में मैं डीएसए पे इतना फोकस नहीं करता था। मुझे बेसिक लॉजिक बिल्डिंग आती थी और उन्हीं के बेसिस पे मैं इंटरव्यूज क्लियर कर लेता था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे डीएसए की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला कि अगर आप ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो आपको अभी एग्जिस्टिंग पैकेज से ऊपर का पैकेज दें, तो ऑब्वियसली आपको डीएसए की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। क्योंकि एक टाइम के बाद, एक पैकेज के बाद अगर आप कोई दूसरा पैकेज कोई लेना चाहते हो तो आपको डीएसए, जो कि फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड ही हो जाता है, उसमें आपको जानने के लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैंने भी मेरे दोस्त भी ये चीज बोल रहे थे कि अभी डीएसए की प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो उसके बाद मैंने इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने स्ट्राइवर भाई की ये शीट फॉलो की थी। उसमें सबसे पहले स्ट्राइवर A to Z डीएसए कोर्स / शीट का एक कोर्स उन्होंने दिया हुआ था जिसमें उन्होंने सारी की सारी डिवीजन प्रॉपर्ली करी हुई थी कि किस किस सेगमेंट में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जब मैं ये सारे क्वेश्चन कर रहा था तो उसके मैंने थोड़े टाइम के बाद ही रियलाइज कर लिया था कि मैं इन सिर्फ क्वेश्चन के आंसर जान रहा हूं, मेरे कंसेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी शीट बना के दी और इवन की कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए उन्हीं के बेसिस पे प्रॉपर्ली उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करके दी है। लेकिन मेरा क्या हो रहा था कि मुझे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चीजें चाहिए थी जो वहां पे अचीव नहीं हो पा रही थी। मैं किसी भी क्वेश्चन में जब जाता था मैं अपने अकॉर्डिंग वहां पे ब्रूट फोर्स कोई भी अप्लाई कर रहा था जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन उसका देखता था तो बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाता था। लेकिन ये चीज सिर्फ एक क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाती थी जो कि मुझे इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं लग रही थी। आपको ये शीट्स तभी फॉलो करनी चाहिए अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट या फिर एडवांस कंसेप्ट क्लियर ही हो। उसके बाद जब आप सारा कुछ कर लेते हो उसके बाद अगर आप इस शीट पे आओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वही चीज मेरे दिमाग में भी चल रही थी। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल भी ट्राई किए, लेकिन मैंने यही चीज ऑब्जर्व की कि कोई भी सिस्टमैटिक वे में वो चीजें नहीं बता रहा था और मुझे भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी अलग अलग लोगों के कोर्सेज देखने में। तो मैंने क्या किया कि मेरे एक्चुअली एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि तुम जीएफजी का कोर्स ले लो, जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जीएफजी का कोर्स है जो कि प्रॉपर पाइथन में बना हुआ था। मैंने इसको खरीद लिया था। आई थिंक जब मैंने इसको खरीदा था तो इसकी कॉस्ट अराउंड 3000 के अराउंड थी, जो कि मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से रिन्यूअल भी किया था तो अराउंड 2000 या फिर 2500 के अराउंड हुआ था। तो ये प्रॉपर कोर्स मैंने एक साल में खरीदा था। पहले साल में मैं इसको बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं कर पाया था। मैंने एक दो इसके चैप्टर देखे थे, मैं बिल्कुल भी इसको नहीं कर पाया था। लेकिन जब 6 या 7 महीने के बाद मैंने इसको फिर से कंटिन्यू करने का सोचा तो उसके बाद मैंने इसको सारा का सारा ही खत्म कर दिया। अभी भी मैं अगर बात करूं तो एडवांस कंसेप्ट जो थे उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था, लेकिन बेसिक कंसेप्ट मैंने बहुत ही ज्यादा यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर लिए थे। स्टिल मैं आपको यही चीज के सजेशन देता हूं कि अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी बेसिक कंसेप्ट से शुरू करो। अगर आप ये कोर्स फॉलो करना चाहते हो तो प्रॉपर्ली कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते, अगर आपको लगता है कि ये कॉस्टली है या फिर आप पे नहीं कर सकते, तो मैं आपको ये चीज के सजेशन दूंगा कि यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक वे में सारा का सारा कोर्स बताया हुआ है। आप इस कोर्स को फॉलो करें और जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर हो या फिर कोई भी जहां पे भी आपको रिसोर्सेस मिल रहे हो, आप वहां पर जाकर पर्टिकुलरली सिर्फ इस टॉपिक के बारे में पढ़ें। जैसे भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके रिस्पेक्टिव में क्या होता था कि उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स भी दी होती थी कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि आपकी एक रिवीजन टाइप हो जाती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं जितने भी मैंने कोर्सेस इनके कर लिए थे उसके बाद जो भी इन्होंने क्वेश्चन बताए होते, जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे दी होती थी, मैं उन सबको जाकर सॉल्व करता था। लेकिन उसके बाद मैंने लीड कोड पर जाकर भी उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। वहां पे मैं एक सर्च बार आता था जहां पे आप सर्च कर सकते हो कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। तो मान लो कि अभी मैंने अगर एरे का क्वेश्चन कोई सॉल्व किया होता था तो मैं उनके फिल्टर पे जाके एरे अप्लाई कर देता था। अब मेरे पास रिवीजन भी होती थी कि मैं इजी सिलेक्ट करूं या फिर डिफिकल्ट सिलेक्ट करूं या फिर मीडियम सिलेक्ट करूं, तो मैं वहां पर इजी सिलेक्ट कर लेता था या फिर मीडियम सिलेक्ट कर लेता था। जिस भी तरह से मेरी तैयारी हो जाती थी मैं उसी तरह से वहां पर जाकर फिल्टर अप्लाई करके वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली जितने भी नीचे आते थे मैं उन सबको सॉल्व करने लग जाता था। तो इस तरह से मैंने प्रॉपर्ली डीएसए की रिवीजन, जो भी मैंने कंसेप्ट पढ़े होते थे उनकी रिवीजन मैं करने लग गया था। और धीरे 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 जैसे कि डेली के बेसिस पे मैं 7-8 क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व करता था, उसके अलावा बढ़ते 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 काफी ज्यादा होने लग गए। और जब आप लीड कोड पर इसका प्रॉपर फिल्टर अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा रिडंडेंट चीजें हो रही हैं, तो आप उनमें से इंपॉर्टेंट चीजें कैसे उठाओगे। तो एक और प्लेटफॉर्म था जो कि था neetcode.io।
इस प्लेटफॉर्म को भी मैंने फॉलो किया था उसी टाइम पे। यहाँ पे प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाते थे। यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत होती थी जो कि मल्टीपल इंटरव्यूज में पूछे जाते थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये neetcode.io/roadmap है। यहाँ पे जब अगर आपने मान लो कि एरे या फिर हैशिंग का कंसेप्ट कर लिया, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपको वो सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। वहां पर मैं क्या करता था कि मैं इन्हीं क्वेश्चंस को जाकर लीडकोड पर जाकर सॉल्व भी करने लग जाता था। तो मुझे पता चल जाता था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता था। तो ये काइंड ऑफ एक मेरी शॉर्ट शीट होती थी जिनके बेसिस पे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिखाए होते थे मैं वो सब क्वेश्चंस को फॉलो करता था, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज में इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इस तरह से मेरी प्रॉपर सारी की सारी रिवीजन भी हो जाती थी। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स थे जिनके बेसिस पे मैंने प्रॉपरली डीएसए प्रिपेयर किया था। तो जिस तरह से मैंने इतनी ज्यादा प्रेपरेशन करके अब मुझे डीएसए काफी इजी लगने लग गया है। आई होप कि ये सारी चीजें जब आप फॉलो करेंगे तो आपको भी डीएसए इजी लगने लग जाएगा। अब बात करते हैं सिस्टम डिजाइन के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मुझे ऑलरेडी 6.9 ईयर का एक्सपीरियंस हो ही चुका था। तो जितनी भी मैंने पिछली कंपनीज में काम किया था वहां पर ऑलरेडी मुझे आर्किटेक्चर समझ में आ ही जाता था कि इसका आर्किटेक्चर किस तरह का होने वाला है या फिर होगा। तो वहां पे किस तरह का डेटाबेस यूज किया था, वो डेटाबेस क्यों यूज किया था, वहां पे कौन कौन से टेबल्स बनाए गए थे, उन टेबल्स में वो पर्टिकुलर फील्ड कौन सी यूज की थी या फिर वो क्यों यूज की थी, मुझे उन सबकी नॉलेज ऑलरेडी ही थी। उसके अलावा कि जब भी कोई प्रोडक्शन पे कोड जाता है या फिर वहां पे कैशिंग किस तरह से की जाती है, लोड बैलेंसर किस तरह से वर्क करता है, आप किसी भी तरह से डाटा स्कीमा किस तरह से बनाते हो, उन सब की नॉलेज मुझे हो ही गई थी विद एक्सपीरियंस। तो ये विद एक्सपीरियंस जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो, इन सब चीजों पे जब आप फोकस करते हो तो आपको ऑलरेडी ये चीजें पता चल ही जाती हैं। बट स्टिल इनको किस तरह से इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना होता है, वहां पर स्टिल बहुत ज्यादा लोग फंस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो उस चीज के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा यूट्यूब चैनल उस टाइम पे फॉलो किए थे। और जब मैं यूट्यूब वीडियोस को फॉलो कर रहा था तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि वहां भी कोई सिस्टमेटिक वे में इन सब चीजों को नहीं बता रहा था। किस तरह से ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वो चीज कोई भी नहीं बता रहा था। वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करके सिर्फ उसी के बेसिस पे वो चीजें बता रहे थे। अब मान लो कि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, जैसे मान लो इंस्टाग्राम की मैंने वीडियो देखी थी, तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम के रिस्पेक्टिव में उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है वही चीजें बता रहा था। और एक वीडियो मैंने देखी थी पार्किंग लोड के बेसिस पे, तो वो भी सिर्फ उसी के रिस्पेक्टिव में ही घूम रही थी कि अगर मैं उसके बेसिस पे किसी और सिस्टम डिजाइन को एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं नहीं कर पा रहा था। तो इसके बाद मैंने एक बुक फॉलो की थी जिसको बाइट बाइट गो ने बनाया था। ये प्रॉपरली बुक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके 2 वॉल्यूम थे। मैंने इन दोनों वॉल्यूम को थोड़ा बहुत देखा था। पहली वाली को तो मैंने प्रॉपरली फॉलो किया था, उसके बाद मैं सिर्फ नीट के बेसिस पे ही इन बुक को फॉलो करने लग गया। प्रॉपरली आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि जब भी आप कोई भी सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में जाते हो तो आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करने की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें आपको बतानी होती है, क्या क्या चीजें आपको नहीं बतानी होती है, या फिर उस टाइम पे क्या क्या चीजें पूछनी होती हैं। यहां पर इस बुक में सारा कुछ एक्सप्लेन करा हुआ था। तो जब मैं इस बुक को रीड करना शुरू किया था तो मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया था, जिसके बेसिस पे मैंने ये टेम्पलेट बना लिया था। अब जब मैं किसी भी इंटरव्यू देने जाता था तो मैं एक प्रॉपर टेम्पलेट फॉलो करता था कि इसी के बेसिस पे मैं वो सब चीजें बताने लग गया था। जब आप इस बुक को रीड करोगे या फिर एक एक प्रॉपर चैप्टर को जब आप फॉलो करोगे तो आप भी रियलाइज करोगे कि इसमें एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये भी चीज के सजेशन देना चाहता हूं कि जो भी जेनरिक चीजें होती हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक एक सिस्टम डिजाइन के लिए ही बनाए होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब मान लो कि अगर आपको इंस्टाग्राम के बारे में पता है तो सिमिलरली आप ट्विटर या फिर फेसबुक या फिर ऐसी ही वेबसाइट के बारे में बता सकते हो, क्योंकि इनका पैटर्न काफी ज्यादा सिमिलर रहता है। सिमिलरली अगर बाकी की एग्जांपल भी दो तो उनमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है, आपको उस पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि लोड बैलेंसर अगर आपको पता है तो वो क्यों यूज होता है या फिर किन किन पर्पस के लिए यूज होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, कौन सा टाइप किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है, आपको उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, नो एसक्यूएल एसक्यूएल में डिफरेंस क्या होता है, उनको कब यूज करना है कब यूज नहीं करना, या फिर जितने भी डेटाबेसेस के फर्दर टाइप्स होते हैं उनको कब यूज करना है, आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जब आपके सर्वर पर जाती है तो वो किस तरह से फीड होती है या फिर आगे किस तरह से प्रोसीड की जाती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैशिंग किस तरह से वर्क करती है, सीडीएन क्या होते हैं, अगर आपने किसी क्लाउड पे काम किया होता है एज़्योर या फिर एडब्ल्यूएस तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर कौन कौन सी सर्विसेज को आपने यूज किया है। तो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा डेटाबेस स्कीमा किस तरह से बनाया जाता है, जितना आप इनके बारे में पढ़ोगे, जितना आपका
एक्सपीरियंस हो जाएगा उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप सेम पैटर्न फॉलो करके उसको बता सकते हो। तो यही चीज मेरे लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी कि जब मैंने इन दोनों बुक्स को फॉलो किया था तो उसके बाद मेरे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज क्लियर होने लग गए थे। इन बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, इनका पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। लेकिन अगर आप बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं अमेजोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एक और चीज बता दूं, ये किसी भी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है कि जो भी मैंने रियल टाइम के बेसिस पे एक्सपीरियंस किया था, जिस भी तरह से मैंने प्रेपरेशन की थी, मैं उन सब चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं जिसमें मैं कोई भी पेड प्रमोशन इस वीडियो में नहीं कर रहा। एंड इन दी एंड मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूं कि ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने डीएससी और सिस्टम डिजाइन किस तरह से प्रिपेयर किया था। ये मैं पूरा का पूरा चीज आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।